प्यारे मित्रों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताओं को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की कुछ जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनमें पहला, राजा का पृथकत्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का निकटतम संबंध। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल का लोकसभा के विघटन का अधिकार, त्रिमुखी उत्तरदायित्व, मंत्रियों का सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, गोपनीयता और एकता व एकरूपता। तो इन समस्त विशेषताओं पर आज हम गहराई से बात करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो पहली विशेषता है वो है राजा का पृथकत्व। पृथकत्व का अर्थ होता है सेपरेशन ऑफ द किंग, अर्थात राजा जो है वो मंत्रिमंडल से अलग होता है। यानी कि राजा मंत्रिमंडल का भाग नहीं होता है, बल्कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जो है वह ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वह उसकी अध्यक्षता करता है। तो इस प्रकार राजा क्या है, मंत्रिमंडल से अलग होता है। राजा संवैधानिक प्रधान है देश का अध्यक्ष है, किंतु वो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती है उनमें क्या है, भाग नहीं लेता है और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। किंतु हमको इससे यह आशय नहीं लेना चाहिए कि राजा का मंत्रिमंडल पर कोई प्रभाव नहीं होता है या वो किसी भी रूप में मंत्रिमंडल को प्रभावित नहीं कर सकता है। राजा और मंत्रिमंडल के संबंधों की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री का पद बनाया गया है और प्रधानमंत्री के माध्यम से राजा क्या है, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रख सकता है या मंत्रिमंडल की समस्त जानकारियों को प्रधानमंत्री के माध्यम से राजा प्राप्त करता है। राजा किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, अपनी किसी कोई भी सम्मति दे सकता है और किसी विधेयक पर या किसी विषय पर पुनर्विचार करने के लिए भी क्या है, राजा कह सकता है, प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिमंडल को कह सकता है। और यदि उसे समस्त सूचनाएं इस प्रकार प्राप्त होती रहे जिससे कि वह क्या है, मंत्रिमंडल से संतुष्ट है, तो इसे हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का क्या है, राजा का क्या है, मंत्रिमंडल पर प्रभाव है। यानी कि मंत्रिमंडल को अपनी समस्त सूचनाएं राजा के माध्यम प्रधानमंत्री के माध्यम से क्या है, राजा को प्राप्त होती रहती है। तो पहली जो विशेषता है वो है राजा का पृथकत्व, यानी कि राजा क्या है, मंत्रिमंडल से अलग रहता है। दूसरा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो इसे मैं पहले भी समझा चुका हूं कि जो मंत्रिमंडल है उसका नेतृत्व करता कौन होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही क्या है, मंत्रिमंडल कार्य करता है। प्रधानमंत्री के पास विभिन्न मंत्रियों की तरह कुछ मंत्रालयों के क्या है, विभाग होते हैं और जिस विभाग को किसी भी मंत्रालय को या किसी भी मंत्री को नहीं दिया जाता है वह मंत्रालय भी क्या है, प्रधानमंत्री के पास रहता है। उसके पश्चात जो तीसरी विशेषता है वो यह है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का निकटतम संबंध। इससे तात्पर्य यह है कि जो कार्यपालिका है यानी कि जो मंत्रिमंडल है उसका गठन क्या है, व्यवस्थापिका से किया जाता है, यानी कि संसद के सदस्यों में से ही क्या है, कार्यपालिका का गठन या मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। इसी को हम कहते हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का निकटतम संबंध। भारत में भी यह विशेषता हमको देखने को मिलती है। आपने देखा होगा भारतीय जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं या मंत्रिमंडल होता है, वो क्या है, संसद सदस्यों से मिलकर बनता है और संसद के दोनों सदनों के सदस्य उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। किंतु एक खास बात इसमें यह रहती है कि जो बहुमत दल होता है उसी के सदस्य ही क्या है, इस मंत्रिमंडल में भाग लेते हैं या उन्हीं को स्थान प्राप्त होता है। यानी कि एक ही विचारधारा के लोगों को क्या है, इस कैबिनेट में या इस मंत्रिमंडल में क्या है, स्थान प्राप्त होता है। तो यही विशेषता भारत में है और यही विशेषता क्या है, ब्रिटेन में भी हमको देखने को मिलती है। मंत्रिमंडल का निर्माण संसद सदस्यों में से ही होता है।
और यदि किसी गैर संसद सदस्य को मंत्री बना भी लिया जाता है तो उस गैर संसद सदस्य को 6 माह के भीतर क्या है, संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होती है, अन्यथा उसका जो मंत्री पद होता है उससे उसे वंचित होना पड़ता है या हाथ धोना पड़ता है। अपनी दोहरी स्थिति के कारण मंत्री कार्यपालिका और संसदीय दोनों ही कार्यों का निर्वहन करते हैं, क्योंकि जो मंत्री होगा, जो संसद सदस्य हैं उनको तो नहीं, पर उन संसद सदस्यों में से जिसके पास मंत्रिमंडल की सदस्यता भी है तो उनको दोनों काम करने पड़ते हैं, उनको कार्यपालिका कार्य भी करने पड़ते हैं और व्यवस्थापकीय कार्य भी करने होते हैं। वे संसदीय वाद विवादों में भाग भी लेते हैं, व्यवस्थापन कार्य करते हैं और संसद में मत लिए जाने के समय मतदान भी करते हैं। संसद का अधिकांश व्यवस्थापन कार्य मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा ही संपादित किया जाता है। और लास्की महोदय ने इस संदर्भ में कहा है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के संदर्भ में, कि मंत्रिमंडल शासन की अधिशासी और विधायी शाखाओं को संयुक्त करने का साधन है। तो भारत के संदर्भ में मैंने बताया, क्योंकि मैं बार बार दोहराता हूँ, भारत में ब्रिटेन की व्यवस्था को काफ़ी अधिक रूप में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि भारत ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था, और वही उन्हीं व्यवस्थाओं को भारत ने भी अपनाया है। तो आप ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को समझने के लिए भारत की शासन व्यवस्था का अच्छा ज्ञान आपको होना आवश्यक है। उसके पश्चात जो चौथी विशेषता है वह है मंत्रिमंडल को लोकसभा के विघटन का अधिकार। मंत्रिमंडल को लोकसभा के विघटन का अधिकार, यानी कि जो मंत्रिमंडल, जो कार्यपालिका है, उसको लोकसभा को विघटन करने का अधिकार है, यानी कि समाप्त करने का अधिकार है। मंत्रिमंडल वैसे संसद के प्रति उत्तरदायी है, किंतु एक स्वेच्छाचारी संसद पर नियंत्रण रखने के लिए मंत्रिमंडल के पास भी यह शक्तिशाली हथियार है कि मंत्रिमंडल क्या है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। वो लोक सदन का विश्वास खोने पर त्यागपत्र दे सकता है। लोक सदन का विश्वास खोने पर, यानी कि जो संसद सदस्य हैं, जब उन्हें मंत्रिमंडल पर विश्वास ही नहीं है तो मंत्रिमंडल के सदस्यों को त्यागपत्र देना होता है और उसके माध्यम से ही नए निर्वाचन कराने का निर्णय स्वतः ही हो जाता है। प्रधानमंत्री राजा से लोकसभा को भंग कराने की सिफारिश भी कर सकता है और प्रधानमंत्री के हाथ में यह एक क्या है, अभेद हथियार है, यानी कि एक ऐसा हथियार है जिसको वो कभी भी क्या है, प्रयोग कर सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री को जब भी लगे कि उसे चुनाव करवाने हैं या उसके जो मंत्रिमंडल है उसे सदन में संसद का बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वो क्या है, इसके माध्यम से, राजा को सिफारिश के माध्यम से क्या है, पुनः निर्वाचन की बात रख सकता है। और पांचवी जो विशेषता है वो है त्रिमुखी उत्तरदायित्व। त्रिमुखी उत्तरदायित्व यानी कि तीन तीन उत्तरदायित्वों का निर्वहन मंत्रिमंडल को एक साथ करना पड़ता है। कौन कौन से हैं? पहला है वैधानिक उत्तरदायित्व, दूसरा है राजनीतिक उत्तरदायित्व और तीसरा है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। तो अब पहले देखते हैं वैधानिक उत्तरदायित्व किसे कहते हैं। वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि राजमुकुट के नाम से प्रसारित किए जाने वाले आदेशों का उत्तरदायित्व किसी न किसी मंत्री पर होता है। यानी कि राजा के नाम से भले ही सारे कार्य होते हों, पर जिस मंत्रालय का कार्य है उस मंत्रालय के मंत्री को क्या है, उसके प्रति जिम्मेदार होना होता है और वही उस कार्यों के प्रति जिम्मेदार होता है जिस मंत्रालय से संबंधित विधेयक है या कार्य है। और उसके परिणामों के लिए भी क्या है, अगर गलत बना है या कोई कार्य गलत हो जाता है तो उसके लिए क्या है, जो जिस मंत्रालय का मंत्री है वो क्या है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे प्रत्येक आदेश पर किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि राजा के हस्ताक्षर से पूर्व किसी न किसी, जिस मंत्रालय से संबंधित कार्य है उस मंत्रालय प्रमुख के हस्ताक्षर उस पे होते हैं। अंतिम रूप से यह निर्णय लेना मंत्रिमंडल पर ही निर्भर करता है कि वह राजा के किसी परामर्श को स्वीकार करता है अथवा नहीं। यानी कि अगर राजा परामर्श भी देता है तो मंत्रिमंडल के पास यह शक्ति होती है कि वो राजा को परामर्श को माने या न माने। संसदीय शासन व्यवस्था में तो राजा केवल ध्वजमात्र या प्रतीकात्मक शासक होता है
और शासन संचालन का वास्तविक उत्तरदायित्व क्या है, मंत्रिमंडल का ही माना जाता है। इसी को वैधानिक उत्तरदायित्व कहते हैं, यानी कि विधि बनाने से संबंधित उत्तरदायित्व। दूसरा है राजनीतिक उत्तरदायित्व। तो राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि प्रत्येक मंत्री अपने कार्यों के लिए लोक सदन यानी कि जो कॉमन सभा है उसके प्रति भी क्या है, उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल लोक सदन का विश्वास पात्र बने रहने तक ही पदासीन रहता है। यानी कि अगर कॉमन सभा में उस मंत्रिमंडल अपना विश्वास खो देता है तो क्या है, मंत्रिमंडल को अपने पदों से इस्तीफा देना होता है। एक भी मंत्री का इस्तीफा समस्त मंत्रिमंडल का इस्तीफा माना जाता है। यदि संसद चाहे तो केवल व्यक्तिगत मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकती है और चाहे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को हटा सकती है। वर्ष 1911 तक ब्रिटिश मंत्रिमंडल संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी कि लॉर्ड सभा भी और कॉमन सभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता था। किंतु 1911 और 1949 में कुछ कानूनों को पारित करने के बाद अब लॉर्ड सभा की शक्ति को क्या है, संकुचित कर दिया है, कम कर दिया गया है, जिससे मंत्रिमंडल अब केवल लोक सदन यानी कि कॉमन सभा के प्रति ही क्या है, उत्तरदायी रह चुका है। इन कॉमन सभा, लॉर्ड सभा, इनका हम क्या है अभी आगे आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे। और जो तीसरा उत्तरदायित्व है मंत्रिमंडल का, तो वो मंत्रिमंडल के रूप में जो उत्तरदायित्व है वह भी उसे निभाने होते हैं। यानी कि कार्यपालिका का जो प्रधान, अपने अपने मंत्रालयों के जो प्रधान होते हैं ये मंत्री, वो कार्य भी उन्हें करने होते हैं। उसे हम इस अगली विशेषता में देखते हैं, मंत्रियों का सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो ये उत्तरदायित्व ही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व आधुनिक शासन पद्धति को ब्रिटेन की मुख्य देन है। यानी कि विश्व के सभी शासन व्यवस्थाओं में जो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, ये ब्रिटेन से निकली है और आज संपूर्ण विश्व में यह व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन की ये एक मुख्य देन है। सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है कि मंत्री केवल अपने कार्यों के लिए लोक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, अपितु उन पर अपने सहयोगियों के उत्तरदायित्व का भार भी रहता है। सहयोगियों के उत्तरदायित्व का अर्थ है कि अगर कोई मंत्री अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, अपने मंत्रालय की जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहा है, किंतु दूसरा मंत्री गलत कार्य कर रहा है, तो अगर उसे इस्तीफा देना पड़ा तो समस्त मंत्रिमंडल को ही इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए हर दूसरे मंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने साथ साथ दूसरे के कार्यों पर भी क्या है, निगरानी रखे और दूसरे को भी क्या है, गलत कार्य न करने दे। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोक सदन के प्रति। एक मंत्री की आलोचना पूरे मंत्रिमंडल की आलोचना समझी जाती है और एक मंत्री की प्रशंसा पूरे मंत्रिमंडल की प्रशंसा समझी जाती है। तो इस संदर्भ में मॉर्ले महोदय का कथन है कि मंत्रिमंडल के समस्त मंत्री साथ साथ ही डूबते हैं और साथ साथ ही तैरते हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का कोई भी मंत्री दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह नहीं हो सकता कि एक मंत्री अपनी इच्छा से मनमाना काम करके संपूर्ण मंत्रिमंडल को उसके लिए उत्तरदायी बना दे। तो ऐसा नहीं होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये नहीं है कि एक मंत्री गलत काम करे और समस्त सारे मंत्री क्या है, उस गलत काम का परिणाम भुगतें या उसकी जो सजा है वो सबको बराबर मिले। वैसे ऐसा ही होता है, पर अगर कोई मंत्री ऐसा कार्य कर रहा है तो उसे क्या है, मंत्रालय से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होती है कि वो ऐसे मंत्री को मंत्रालय से हटा दे और उसके स्थान पर नए मंत्रियों के क्या है, नियुक्ति कर ले। तो ये हुआ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत केवल मंत्रिमंडलीय सदस्यों पर ही नहीं वरन राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों, संसदीय सचिवों, जूनियर लॉर्डों तथा राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्यों पर क्या है, लागू होता है। यानी कि कार्यपालिका से संबंधित जितने भी ये उपमंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव जो भी है, उन सब पर ये क्या है, लागू होता है। और अगली विशेषता जो मंत्रिमंडल की है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की, वो है गोपनीयता।
ये किसी भी मंत्रिमंडल की एक मुख्य विशेषता होती है कि उसे अपनी कार्यवाहियों को क्या है, गोपनीय रखना होता है। क्योंकि बिना गोपनीय रखे मंत्रिमंडल क्या करने वाला है, ये जब सबको पता चल जाएगा तो उसकी आलोचना क्या है, जो विपक्षी दल है वो उसकी बार बार आलोचना करना पहले से प्रारंभ कर देगा। इसलिए मंत्रिमंडल के कार्यों की क्या है, गोपनीयता रखना प्रत्येक मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य का क्या है, उत्तरदायित्व है। और अंतिम विशेषता है एकता व एक रूपता। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषता यह है कि उसमें एकता का भाव होता है। यह भी हम प्रत्येक मंत्रिमंडल की विशेषता में देखते हैं कि उनमें क्या है, एकता का भाव होता है। मंत्रिमंडल प्रायः एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। प्रायः क्या होते ही एक ही दल के हैं, क्योंकि अगर अन्य दल के होंगे तो वो क्या है, बार बार अन्य मंत्रियों की क्या है, आलोचना करेंगे। इसलिए एक ही दल के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, और जिस कारण उनमें राजनीतिक एकता और एकरूपता कायम रहती है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व को संभव बनाती है। इससे मंत्रिमंडल के कार्य संचालन में एकरूपता बनी रहती है। तो आज हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो 8 मुख्य विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया। मेरा विश्वास है कि आपके ज्ञान में इसने वृद्धि की होगी, और अब मैं अगर अपने प्रयास में सफल हुआ हूं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।